तरह से जगा देंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, रिटर्न जर्नी का जीपीएस, इस विषय के ऊपर स्वामी भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू स्वामी भाई। ओम शांति। हार्टी वेलकम। आप सभी का बहुत दिल से स्वागत भी है और विशेष धन्यवाद भी है कि आप समय पर पहुँचे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू रिस्पेक्ट टाइम, व्हेन टाइम कम्स टाइम वुड रिस्पेक्ट यू। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो समय आने पर समय हमारा ज़रूर सम्मान करती है। और ख़ास कर इस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग ने जो बहुत सुंदर भट्टी का ऑर्गेनाइज़ किया है, रिटर्न जर्नी। इनफैक्ट संगम युग पर शिव बाबा इस धरती पर उतरते हैं तो हमको दो चीज़ सिखाते हैं। पहला आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरा है आर्ट ऑफ लीविंग। एक है जीवन जीने की कला और दूसरा है जाने की कला। अब घर जाना है। और इस सुंदर भट्टी में हमारी आदरणीय दिव्या दीदी जी ने मुझे बहुत सुंदर टॉपिक दिया है, रिटर्न जर्नी का जीपीएस। जीपीएस का जो फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, यूज़ तो ज़रूर करते हैं, भले उसका फुल फॉर्म ना भी जाने। इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म है। ये जीपीएस एक इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी है कि बहुत वर्षों से ये यूज़ हो रहा है। ख़ास कर जो एरोप्लेन में जीपीएस यूज़ होता था, क्योंकि आसमान में एक जगह से दूसरे जगह जाना कैसे जाएंगे, तो जीपीएस यूज़ होता था। बस वर्तमान समय पर वो आसमान की जो टेक्नोलॉजी है वो धरती पर आ गई है और हम सबके हाथ में भी वो टेक्नोलॉजी है। और ख़ास करके मोबाइल फ़ोन्स। तो हम सभी के मोबाइल फ़ोन में एक चिप होता है और उस चिप से वो सिग्नल भेजता रहता है। तो हमारा मोबाइल का जो सिग्नल है वो बेसिकली कैच करता है आसमान के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो आसमान के ऊपर जो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट हमारे उस मोबाइल के उस सिग्नल को कैच करती है। मिनिमम 3 सैटेलाइट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये 3 सैटेलाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो पॉइंट को लोकेट करती है कि अभी वर्तमान समय पर आप धरती पर कहाँ हो। और अगर आप गाड़ी में बैठे हो, जैसे जैसे मूव कर रहे हो, तो तीनों सैटेलाइट कुछ समय के बाद वो एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे अगर आप अभी मोबाइल को ऑन करें और उसका जीपीएस लगाएं, उसका मैप्स को ऑन करें, तो जीपीएस अपने आप लोकेट हो जाता है। अगर आपका जीपीएस बंद है तो बोलेगा डू यू वांट टू ओपन इट। तो जैसे आज शाम को मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है अबू रोड रेलवे स्टेशन, तो मैं करंट लोकेशन पकड़ता हूँ। तो करंट लोकेशन इज़ ज्ञान सरोवर हारमोनी हाउस। मुझे जाना कहाँ है? अबू रोड रेलवे स्टेशन। तो अबू रोड रेलवे स्टेशन में उन्होंने ऑलरेडी बहुत समय से वो लोकेट करके रखे, क्योंकि बहुत लोगों के मोबाइल वहाँ पर हुए हैं, तो लोकेटेड है ऑलरेडी। तो पूछता है फाइनल डेस्टिनेशन किधर है, तो वहाँ तक वो हमको बहुत क्लियरली बताता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कितना समय लगेगा, ट्रैफिक है या नहीं। ये तो जीपीएस की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम इस भट्टी में कोई गाड़ी या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आत्मा की बात कर रहे हैं। क्योंकि रिटर्न जर्नी तो आत्मा को करना है, हम इस शरीर रूपी गाड़ी को तो लेकर नहीं जाएंगे। तो आत्मा अपना करंट लोकेशन को पकड़ना बहुत ज़रूरत है। तो आत्मा का जीपीएस कैसे काम करता है? हम सर्व आत्माओं का एक ऊर्जा है जिसको फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो शरीर छोड़ते वक्त आत्मा की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को लेकर आत्मा टेक ऑफ करती है और फिर वो परम धाम में उसकी ऊर्जा जाती है। परम धाम में जो हाईएस्ट ऊर्जा है शिव बाबा, और उसके नज़दीक जो अष्टरत्न 108, 16,108 और धीरे धीरे 33 करोड़ और सब नीचे। तो आत्मा की जितनी प्योर एनर्जी होगी, आत्मा 7 गुणों की एनर्जी कितने वाइब्रेट करते हैं, उस ऊर्जा से वो टेक ऑफ करती है। मैं अंतिम जन्म की बात कर रहा हूँ, एडवांस पार्टी इज अ डिफरेंट केस।
लेकिन जब स्वर्ग का गेट खुल जाएगा, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आत्मा वो एनर्जी को लेकर जाती है, जहाँ उसकी एनर्जी की कैपेसिटी होती है वहाँ वो परम धाम में आकर टिक जाती है, उससे आगे ऊपर नहीं जा सकती है। प्लेन को भी अगर टेक ऑफ करना होता तो हर प्लेन की एक कैपेसिटी होती है। 20 सीटर की जो प्लेन होती है, हेलीकॉप्टर जो होती है, हमारे फाइटर जेट की जो होती है, तो सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, क्योंकि उतना उसका इंजन में पावर होना चाहिए। आप हेलीकॉप्टर को उठाकर आप 40,000 फुट पर नहीं लेके जा सकते हो, इसकी ये वो कैपेसिटी नहीं है। वो चाहेगा तो क्रैश हो जाएगा वो। तो स्थूल चीज में जो होता है वो सूक्ष्म में भी होता है। तो आत्मा परमधाम में जाकर एक जगह रुक जाती है, राइट, उसकी वो कैपेसिटी है। अब जब धरती सतयुग की जो सुंदर एनर्जी जब बनती है, तो जो जो बाबा के साथ हाई एनर्जी है, यहाँ सतयुग की भी वही एनर्जी, तो अपने आप वो आत्मा जो है सतयुग में पहुँचती है। जो आत्मा ने 50% पुरुषार्थ किया, त्रेता युग की जो एनर्जी है, वो जब त्रेता युग की जो सारा खेल ऑटो मोड पर, वो अपने आप ऊर्जा का सारा खेल चलता रहता है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो इस भट्टी में हम जो जितने भी क्लासेस हो रहे थे, उस क्लासेस का मेन लक्ष्य जो मैंने जो समझा है कि करंट स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरत है। अब नई दुनिया कब आएगी, स्वर्ग का गेट कब खुलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा तो कभी भी शरीर छोड़ सकती है, क्योंकि जैसे बताया गया हम सबके पास रिटर्न टिकट तो है ही। इसलिए करंट स्थिति को ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अगर शरीर भी छूट जाए तो खुशी नहीं जानी चाहिए। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं, खुश हो, हर्षित रहते हो? फिर बाबा बहुत मुस्कुराते। अब ये एक बाबा पूछते, सदा खुश हो? ये सदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने समय का अभ्यास होता है वो धीरे 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 वो एनर्जी बनने लगती है। इसे इंटरनेशनल योगा डे में मुझसे पूछा कि व्हाट इज राजयोगा, तो मैंने कहा राजयोगा जो हमको है, जो परमात्मा आकर सिखाते हैं, इट इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग डेथ ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। मृत्यु हमारा उत्सव होना चाहिए। सतयुग में जब जन्म लेते हैं तो बैंड बाजा बजता है, क्योंकि राजकुमार ने जन्म लिया। और सतयुग में बाबा ने हमको बताया है कि जब जाने का टाइम होता है तो सबको बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए टाटा बाय बाय करते हैं, वहां पर भी बैंड बाजा बजता है। तो जो संस्कार हमको सतयुग में चाहिए, वो संस्कार अभी हमको संगम युग में उसकी कल्पना करनी है और उस पर काम करना है, कि मेरा अंतिम क्षण भी उत्सव जैसे होना चाहिए। अभी बीच में एक न्यूज़ बहुत फेमस हुआ था कि दो दोस्त आपस में थे, तो वो हमेशा बात करते थे और वही डिस्कस करते थे कि भाई अंतिम समय बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति मोक्ष मिलता है। तो उसने कहा जितना हम खुशी से जाएंगे, तो भक्ति मार्ग में भी ये गायन है, कोई नई बात नहीं है ये। तो उन्होंने आपस में बात किया, तो बात करते करते उसने कहा कि एक ने कहा कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा, अगर तेरे से पहले मेरा पासपोर्ट वीज़ा कंफर्म हो जाता है तो तू बैंड बाजा लेकर आना। तो उसने कहा हाँ जी ज़रूर लेकर आएंगे। कुछ समय के बाद ये व्यक्ति को थोड़ा सा बीमार हो गया, तो उसको लगा मेरे को जाने का टाइम है, या पता नहीं मैं कब जाऊंगा, शायद ठीक भी हो जाऊंगा या कब जाऊंगा। तो उसको लगा कि जो मेरा संकल्प है उसको पूरा होना चाहिए। उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा कि हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो प्लीज़ अब मुझको लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है या ख़राब है, जो भी है, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना तो प्लीज़ तुम बैंड बाजा लेकर बजाना। लेकिन वो ठीक हो गए। पत्र उसके पास गया तो वो आकर देखे, तो कुछ समय के डॉक्टर्स ने कहा नो इज़ ओके। अच्छा 10-15 साल के बाद फिर उसने शरीर छोड़ा। अब जैसे ही शरीर छोड़ा तो इसको दोस्त को याद आया, अरे उसने कहा था, तो उसने लेटर ढूंढा और लेटर में लिखा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो बैंड बाजा लेकर आना। तो दोस्त क्या किया, उसके फ्यूनरल में बैंड बाजा लेकर पहुंच गया। और परिवार वालों का, तो परिवार वाले जानते भी थे ये तो इनका दोस्त है, बाबूजी के दोस्त हैं। तो पूछा कि बैंड बाजा कैसे, तो उसने पत्र दिखाया कि देखो आपके बापूजी ने मेरे को पत्र लिखा है, उसकी अंतिम इच्छा है कि जब यात्रा पे जाएगा तो बैंड बाजा बजना चाहिए। अब बाबूजी की अंतिम यात्रा है, तो वो सीन बहुत वायरल हुआ था कि वो शव यात्रा हो रहा है और ये दोस्त बस नाच रहे हैं, नाचने की कोशिश कर रहे हैं और बैंड बाजा बज रहा है, राइट। ऐसे मैंने देखा, कुछ एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ में ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ के बहनें कह रहे थे हमारे यहाँ ट्राइबल कल्चर है ये, कि जब किसी का शरीर छोड़, ट्राइबल आदिवासी
हम भी अनादि आदिवासी तो हैं ही, आत्मा। तो उनका वो कल्चर है, वो बैंड बाजा आज भी बजाते हुए जाते हैं। देखो कितनी सुंदर यादगार है। आपने भी सुना होगा, जैसे कुछ भाई बहनों का मैंने सुना, उनके दादा नाना कहते थे सबसे कि मैं इस दिन शरीर छोड़ने वाला हूं। और कुछ जगह तो मैंने ऐसे सुना है, भाई बहनों ने कहा है कि वो दादा सब जगह घूम के आते थे, अब मैं इस दिन जाने वाला हूं इसलिए सबसे मिलने वाला हूं, आप लोग आ जाना, घर पे बुलाते थे। और ऐसा जब बोले तो विश्वास नहीं होता, आज के समय पे भी हो रहा है। तो सब लोग आ रहे हैं, तो बहू से पूछे भोजन वोजन बन गया, सब लोग खा लो, अभी मेरे को जाने का टाइम हो रहा है। और वो टाइम पर वो शरीर छोड़ते थे। कभी कभी ये अल्पकल्पनीय लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे यज्ञ में एक उदाहरण है, और वो उदाहरण है दादी पुष्पा शांता का। मुंबई में कोलाबा में रहती है। 1983 की बात है, 7 फरवरी। किसी ने मुझे ये बताया, तो मैंने कहा मैं चलो सत्य हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरत है, नहीं तो फिर लगेगा कि भाई स्वामी भाई ने कुछ सुना, कुछ बता दिया। और थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम सब चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी दादियों की कहानी है। तो मैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ढूंढ रहा था और बहुत आराम से मिल गया मुझे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस तरह से काम करता है। अगर आपने लिखा है दादी पुष्पा शांतास लास्ट डेज, बस एआई में आपको टाइप करना है, तो वो क्या करता है, जितना भी, और लिखना ब्रह्मा कुमारी लिख देंगे तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट पकड़ता है। तो जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसमें दादी पुष्पा शांता के बारे में जितना भी डाटा हमारे लिटरेचर में है, और वो सर्वर में कहीं ना कहीं है, वो उसको ढूंढता है, कितना फास्ट वो ढूंढता है, और आपको 2 मिनट में एआई कर देगा। अभी कोई नहीं ढूंढिएगा, प्रोग्राम के बाद देखना, नहीं तो कहेंगे स्वामी भाई है ना, अगर सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने सोचा आपको मैं रियलिटी बताऊँ। तो मैं वैसे का वैसे ही पढ़ रहा हूँ, और इसका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, इट इज़ www.brahmakumaris.com। तो नीचे बताता है कहाँ से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है, उसका सोर्स भी बताता है। दादी जी लास्ट डेज, तो दादी पुष्पा शांता जी को हॉस्पिटलाइज किया गया। कोलाबा में रहती थी दादी जी। इन हर फाइनल डेज दादी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ड्यू टू चेस्ट पेन। उनको थोड़ा सा सीने में दर्द हो रहा था, वो एडमिट होना नहीं चाहते थे, और कही कि नहीं मुझे लास्ट समय मुझे सेंटर पर भी बताना है, लेकिन डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि उसको किसी भी हालत में उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करना है। 7 फरवरी 1983 का सुबह का दृश्य बताता है। आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड लिसनिंग टू द मुरली/गॉडली वर्शंस, मुरली सुनने के बाद उन्होंने सिस्टर मोहिनी को बुलाया और उनसे पूछा वक्त कितना हो रहा है। तो सिस्टर मोहिनी ने जवाब दिया 7:45 सुबह का टाइम। नेक्स्ट, दादी देन सेंट सिस्टर मोहिनी टू डू स्पिरिचुअल सर्विस टू ऑल द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। तो दादी जी ने मोहिनी बहन जी को बोला सारे हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स हैं उनके नर्सेस की सेवा करो। क्या सेवा करना है? बोला उनको कहो कि दादी जी 8:30 बजे शरीर छोड़ने वाले हैं। दादी विल लीव हर ओल्ड बॉडी एट 8:30 AM। ये समाचार सुनाना है। एट 8:25 AM with Sister Mohini and all the doctors present, Dadi Pushpa Shanta left her mortal coil to the tune of spiritual music in remembrance of God. ये हमारी यज्ञ की कहानी है 1983, जहां पर, और फिर नीचे लिखते हैं इतना स्पेशल क्यों है? Doctors and hospital staff were surprised to see a person renounce their body with such awareness. इतनी जागृत अवस्था में पहले से एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि मैं इस समय शरीर छोड़ने वाली हूं। द ब्रह्मा कुमारी साइट इज इट एज अ लिविंग एग्जाम्पल, इच्छा मृत्यु वरदान, डेथ बाय विश, और हाउ अ राजयोगी सोल लीव्स द बॉडी थ्रू विल पावर। ड्रामा में अगर नूंद है कि स्वामी भाई इस समय शरीर छोड़ना चाहिए, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि मुझे पहले से पता चल जाना चाहिए कि मैं इस वक्त शरीर छोड़ूंगा। और इसमें लिखा है दादी जी, दिस एग्जाम्पल इज कंपेयर्ड टू भीष्म पितामह फ्रॉम द महाभारत। ये लिखत में, मैं अपनी मनगढ़ित कहानी या सुनी हुई कहानी नहीं बता रहा हूं। और इसके लिए सिग्नल इतना डीप प्योर वो कनेक्शन बाबा के साथ कि उनको पता चल गया मुझे कब शरीर छोड़ना है। कितनी वंडरफुल बात है। इसलिए ये जो योग भट्टी, योग मीन्स जुड़ाव, योग मीन्स कनेक्शन,
और हम बाबा के साथ, हमारा सैटेलाइट कौन है? हमारे सैटेलाइट तो शिव बाबा है, सुप्रीम टावर। तो एक हुनर की जरूरत है हमको, और वो है एकाग्रता की शक्ति। योग हम कर तो रहे हैं, कितना समय हम योग कर रहे हैं, क्वांटिटी इज नेवर इंपॉर्टेंट, इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम। और एकाग्रता क्या है हम सभी को पता है, राइट? एक मिनट सभी सीधे बैठे, सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि जो नींद कर रहे हैं वो एकदम जागृत हो जाए। वैसे सभी जागृत है। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, योग को बाबा सहज में करते हैं, याद की एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। जैसे हमारी बहनें, हमारे भाई लोग हमको योग कराते हैं, तो जब वो योग के लिए बैठते हैं तो वो अपनी एक यात्रा को फिक्स करते हैं। जैसे कल नुमा शाम में हमें हरीश भाई जी, उनको पता था कौन से समय के बाद कौन सा गीत बजाऊंगा, कौन सा करूंगा, कब होम की ध्वनि करना है। उन्होंने अपना जीपीएस सेट किया था, और उन्होंने जीपीएस सेट कर दिया था। वो गाड़ी को ड्राइव करते, हम बड़े आराम से मुस्कुराते हुए, चलिए भाई साहब चलिए चलिए, हम उसके पीछे यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने जीपीएस सेट किया कि मुझे 1 घंटा सेशन लेना, 1 घंटे में कौन सा गीत बजेगा, कब कमेंट्री करूंगा, कब मैं ओम की ध्वनि करूंगा, उनका जीपीएस था। हम जब बैठे तो हमारी याद की यात्रा फिक्स होनी चाहिए। अब मैं यहां से अगर अबू रोड जाऊंगा तो बहुत क्लियरली होना चाहिए, यहाँ से मैं ज्ञान सरोवर का मैं गेट क्रॉस करूँगा, उसके बाद नीचे फिर इस पड़ाव वड़ाव, फिर मैं शांतिवन के गेट से एंट्री करूँगा, फिर मैं थोड़ा देर है ना बाबा के कमरे में जाऊँगा, फिर मैं है ना अबू रोड रेलवे स्टेशन। तो क्लियर है ना? अब ऐसा थोड़ी ना कि नीचे उतरे फिर इधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर गए, तो मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी ना। आधा घंटा बैठ रहे, 15 मिनट बैठ रहे, 10 मिनट बैठ रहे, बैठने के पहले आत्मा रूपी राजा अपना जीपीएस सेट करना चाहिए। कभी स्वमान, कभी रू रिहान, कभी ये कभी वो, आप सारे फ्लेवर्स को यूज करो, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। अगर आप कहेंगे स्वामी भाई मुझे सिर्फ मैं और मेरे बाबा बिंदु स्वरूप, परफेक्टली ओके, 1 सेकंड में आप पहुंच जाइए वहां पर और टिके रहिएगा। कितना समय हम टिक सकते, 1 सेकंड मन बुद्धि नहीं जाना चाहिए। तो हमारी एकाग्रता जो है वो सिग्नल बनाती है। और इसमें एक बहुत सुंदर क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे आदरणीय दादी जानकी जी का। दादी जानकी जी जो है हमारे लिए सबके लिए एक उदाहरण मूर्त हैं, और वो मोस्ट स्टेबल मैन इसलिए बने क्योंकि वो एकाग्रता पर प्रैक्टिस करते थे। वैसे बहुत दादियां, सभी दादियां करती थी, लेकिन हमारे सामने जो उदाहरण है, कैसे उदाहरण बनता है? आप में से पुराने भाई बहनों ने भट्टी में कहीं ना कहीं उदाहरण सुना होगा। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर आर वेंकटरमन देश के उपराष्ट्रपति थे। तो दिल्ली में बहनें उनसे मिलते थे और मधुबन में आने का निमंत्रण देते थे। तो वेंकटरमन जी की बड़ी इच्छा भी थी कि मैं पांडव भवन में ज़रूर आऊँ, मधुबन में आऊँ। उस समय से पांडव भवन होता था। फाइनली वो प्रोग्राम बना। तो पांडव भवन में दादी प्रकाशमणि जी ने सबके सामने रखा कि खुशखबरी है कि डॉक्टर आर वेंकटरमन, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने, कि उनका प्रोग्राम बन गया है, वो आ रहे हैं। क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर उनका प्रोग्राम बनाती है। तो मिनट टू मिनट शेड्यूल होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन से क्षण निकलेंगे, मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। स्टेज पर भी मिनट टू मिनट प्रोग्राम, उनका बहुत क्लैरिटी होती है उस मामले पर, खास करके जब वो एक ऑफिशियल फंक्शन करते हैं। तो उनका वो प्रोग्राम था। उनका जीपीएस कैसा था, वो दिल्ली से निकलेंगे और हेलीकॉप्टर उनकी पोलो ग्राउंड में उतरेगी माउंट आबू, वहाँ से वो सर्किट हाउस में जाएंगे, नाश्ता करेंगे, 2-3 ऑफिशियल प्रोग्राम है, दिलवारा मंदिर जाएंगे, जाते वक्त वो पांडव भवन होते हुए जाएंगे। तो दादी जी ने कहा हमारी बहुत इच्छा थी कि वो ज़्यादा समय बिताएं, लेकिन उन्होंने जो टाइम दिया है वो 10-12 मिनट का टाइम दिया, और मैक्सिमम 12-13 मिनट का, उससे ज़्यादा उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर हमने बात किया तो बोले ठीक है 12 से 15 मिनट तक वो बिता सकते हैं आप। उस समय बाबा की सीजन भी चल रहा था।
और दूसरा दिन जब वेंकटरमन जी को निकलना था तो दादी जानकी जी उस समय उस सीजन में थे। तो बताते हैं कि दादी जानकी जी बाबा के कमरे में गए, इतने एकाग्र हुए, और उन्होंने एकाग्रता कैसे किया, आत्मा और शिव बाबा के बीच में ऐसा याद किया कि शिव बाबा और दादी जी के बीच में उन्होंने एक सुरंग बनाया, प्रकाश में टनल, चैनल बांध दिया। और जितना समय उन्होंने ये योग किया, एक सेकंड मन बुद्धि उस चैनल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं मेरे बाबा, मैं मेरे बाबा, मैं मेरे बाबा। और पूरा योग में दादी जी मन बुद्धि से वो प्रकाश में वो टनल का निर्माण कर रहे थे। अमृत वेला जैसे ही खत्म हुआ तो दादी जी ने क्या किया, अपने सिर से वो टनल निकाल दिया और उठाकर दिल्ली में डॉक्टर आर वेंकटरमन के सिर पर रख दिया। और फिर वेंकटरमन को संकल्प दिया, जैसे बाबा और हम कहेंगे ना वैसे ही आप यहां से आएंगे। राइट? अब जैसे ही वेंकटरमन जी वहां से निकले, वो चैनल में आ गए। अब उनका अपना मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे ही वो पोलो ग्राउंड में उतरे तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो दो ग्रुप था। एक ग्रुप उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एक जगह दादी जानकी जी, और वो उतरते ही साथ उनकी नज़र दादी जी पर पड़ी। वो थोड़ा चले, दादी जी भी आए और दादी जी ने बड़े प्यार से स्वागत किया और कहा, हम सब का आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे दादी जी, इसलिए तो हम आए हैं। और इमीडिएटली अपने पीए को बुलाता है, पहले हम पांडव भवन जाएंगे, मधुबन जाएंगे, फिर। और पीए बोलने की कोशिश करे, भाई सर सर सर, आपको सर के